हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है CV रमन। इस पाठ को लिखा है अरविंद गुप्ता जी ने। तो इस पाठ के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे देश के महान वैज्ञानिक सर CV रमन के बारे में। शुरू करते हैं आज के पाठ को। आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अंधाधुंध पूंजी निवेश और परिष्कृत उपकरणों का बोलबाला है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रयोगशाला में सबसे महंगा और कीमती उपकरण आज भी मनुष्य का दिमाग है। इस बात की सच्चाई का प्रमाण हमें CV रमन के जीवन से मिलता है। वे अकेले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत में विज्ञान के क्षेत्र में कई शोध कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन अल्प विकसित उपकरणों का उन्होंने अपने शोध में उपयोग किया उनकी कीमत 200 रुपये से भी कम थी। इस विलक्षण वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। उनके पिता भौतिक विज्ञान और गणित के व्याख्याता थे। रमन को बचपन से ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने को मिली। उन्होंने अपने पिता से संगीत का प्रेम भी मिला, जिसकी प्रकृति पर उन्होंने बाद में बुनियादी शोध किया। रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई। उन दिनों आयु की पाबंदी न होने के कारण उन्हें 11 वर्ष की उम्र में ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। 1902 में रमन ने प्रेसिडेंटी कॉलेज में दाखिला लिया और भौतिक विज्ञान में प्रथम स्थान तथा स्वर्ण पदक के साथ 1904 में BA पास किया। 1907 में MA की परीक्षा में वे सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किए गए। रमन का कद छोटा था, जिसने उनके लिए अनेक मुश्किलें खड़ी की। अक्सर उन्हें शिक्षक पूछते, क्या तुम सच में इस कक्षा के छात्र हो? महाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने के बाद रमन को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई, परंतु मद्रास में सिविल सर्जन ने जब उनकी जांच कर रहे थे तो रमन का छोटा शरीर इंग्लैंड का कड़क मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। भारत में रहकर काम करने के लिए रमन सारी जिंदगी उस डॉक्टर के ऋणी रहे। रमन ने भौतिक विज्ञान में MA किया। उन दिनों विज्ञान पढ़ने वालों के लिए बहुत कम नौकरियां थीं। अन्य विकल्प खुले न होने के कारण रमन को कलकत्ता में वित्त विभाग में शासकीय नौकरी करनी पड़ी। वित्त विभाग में नौकरी करते हुए भौतिकी में रमन की रुचि लगातार बनी रही। उन्होंने घर में ही एक छोटी प्रयोगशाला बनाई और वहां प्रयोग करने लगे। एक दिन काम से लौटते समय उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस लिखा था। कहा जाता है कि रमन चलती ट्राम से कूद कर वहां पहुंचे, जहां उनका स्वागत अमृतलाल सरकार ने किया। इनके पिता महेंद्र लाल सरकार ने भारतीय विज्ञान को प्रसार करने के लिए 1876 में इस संस्था की स्थापना की। अब रमन शाम को अपने दफ्तर से लौटकर वहां की प्रयोगशाला में काम करने लगे। जल्द ही वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक शोध पत्र लिखने लगे, जिनकी ओर विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित हुआ। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति आशुतोष मुखर्जी ने रमन को विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान की तारकनाथ पालित चेयर स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। रमन फूले नहीं समाये। वित्त विभाग के वही खातों से बरी होकर अब वे अपने प्रिय विषय पर शोध करने के लिए मुक्त थे। 1921 में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए रमन विदेश गए। उनकी यह समुद्री यात्रा भौतिक विज्ञान के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। वे समुद्र के गहरे नीले पानी को निहारते रहते। सागर का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? क्या पानी आसमान के प्रतिबिंब के कारण नीला दिखाई देता है? क्या कोई और कारण है? रमन को एहसास हुआ कि सागर का नीलापन पानी और सूर्य के प्रकाश के अंतर संबंध के कारण है। इस तरह जब जहाज के अन्य मुसाफिर ताश और बिंगो के खेलों में मस्त थे, तब रमन वहां एक जेवी वर्णक्रम मापी से प्रयोगों में मग्न थे और उन्होंने अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के प्रकीर्णन पर एक शोध पत्र लिख डाला। भारत लौटने के बाद रमन ने इस विषय पर गंभीरता से शोध शुरू किया। उन्होंने प्रकाश की किरणों को विभिन्न द्रवों से गुजारा और उनके प्रभाव का अध्ययन किया। अंततः 1928 में उन्होंने सिद्ध किया कि जब किसी एक रंग का प्रकाश किसी द्रव से गुजरता है तो प्रकाश के कण और द्रव के परमाणु एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और प्रकाश को बिखेर देते हैं। बाहर निकलने वाली प्रकाश किरण का रंग आने वाली किरण से भिन्न होता है। बाहर निकलने वाली यह किरण आने वाली किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों पर ऊर्जा की ओर मुड़ती है। यही सुप्रसिद्ध रमन प्रभाव है, जिस पर आगे चलकर रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी खोज से विश्व स्तर पर वैज्ञानिक शोध में तेजी आई। इससे अलग पदार्थों की संरचना के अध्ययन में बहुत मदद मिली। इस बुनियादी शोध के बाद रमन पर सम्मानों की झड़ी लग गई।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा रॉयल सोसाइटी में की, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रमन को नाइटहुड के सम्मान से नवाजा। 10 दिसंबर 1930 को उन्हें दुनिया के सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति थे। उनसे पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान मिला था। रमन के बाद उनके भांजे सुब्रमण्य चंद्रशेखर को लगभग 50 वर्ष बाद 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। सदियों तक विदेशी ताकतों द्वारा शासन किए जाने के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय गौरव से भारतीय वैज्ञानिक समाज का आत्मसम्मान बुलंद हुआ। एक भारतीय वैज्ञानिक को, जिसने सारा शोध भारत में रहकर किया हो, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलना सच में बहुत गर्व की बात है। जुलाई 1933 में रमन को टाटा विज्ञान संस्थान, वर्तमान में भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलोर का प्रथम भारतीय निदेशक चुना गया। अगले 15 वर्ष रमन ने इसी संस्था में गुजारे और इस दौरान उन्होंने यहाँ विश्व स्तर पर भारतीय भौतिक विज्ञान स्थापित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक वैज्ञानिकों को प्रेरणा और प्रशिक्षण दिया। उन्होंने क्ष किरण विवर्तन यानी कि एक्स रे डिफ्रैक्शन और अपने प्रिय विषय प्रकाश एवं पदार्थ के बीच अंतर संबंधों पर काम शुरू किया। रमन की विज्ञान के प्रचार प्रसार में गहरी रुचि थी। वे एक ओजस्वी वक्ता थे और उन्होंने विज्ञान के विभिन्न विषयों पर अनेक भाषण दिए। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के आनंद और तथा समाज के उत्थान में उसकी भूमिका पर बल दिया। अपने लोकप्रिय व्याख्यानों में वे गूढ़ विषयों को सरल और अत्यंत रोचक रूप में प्रस्तुत करते थे, जिसे वे प्रदर्शन कहते थे। वे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। अपने व्याख्यान में वे अक्सर कोई जीवंत वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाते थे। उनका व्याख्यान आसमान नीला क्यों होता है आज भी वैज्ञानिक भावना को संप्रेषित करने और उसकी पद्धति को एक अनूठी मिसाल है। रूखे तथ्यों और सूत्रों को रटकर सीखने के विषय के रूप में प्रस्तुत न करके वे विज्ञान को चरणबद्ध प्रश्नों की एक श्रृंखला के रूप में पेश करते थे। इस तरह वे सुव्यवस्थित तार्किकता के माध्यम से प्रकृति की कार्यप्रणाली को समझते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के संस्थापक सदस्य थे। रमन ने वाद्य यंत्रों के ध्वनि विज्ञान पर भी काम किया। अध्यारोपण गतिविधियों के आधार पर धनुष डोर से बजने वाले वाद्य यंत्रों के तिर्यक कंपन का सिद्धांत भी उन्होंने विकसित किया। भारतीय तालवाद्य तबला और मृदंगम की ध्वनि को समस्वरीय स्वभाव का शोध करने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। 1943 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था त्रावणकोर केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। 1948 में सेवानिवृत्ति से पहले रमन ने बेंगलोर में खुद अपने शोध संस्थान रमन शोध संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान की विशेषता यह थी कि उसकी स्थापना के लिए सारी पूंजी व्यक्तिगत दाताओं से आई। उन्होंने 1970 तक अपना वैज्ञानिक शोध कार्य जारी रखा। हमेशा की तरह रमन शोध संस्थान में उन्होंने 2 अक्टूबर 1970 को महात्मा गांधी मेमोरियल व्याख्यान दिया। इसके बाद वे बीमार पड़ गए और 21 नवंबर को उनका देहांत हो गया। तो इस पार्ट में हमने सर सीवी रमन, भारत के जो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने रमन प्रभाव खोजा, के बारे में हमने यहाँ काफ़ी कुछ जाना। अगर आपको भी ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।